हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। लोग कहता है कि कमज़ोरी का फ़ायदा सब कोई उठाता है। लोग कहता है कि कमज़ोरी का फ़ायदा सब कोई उठाता है, चाहे वो कमज़ोरी आपके शरीर का ही क्यों ना हो। अगर आपका शरीर जो है कमज़ोर अगर पड़ने लगे तो यह व्याधियों का घर हो जाता है, बहुत सारा बीमारी इसमें पैदा होने लगेगा। अगर लोग आपको ये समझ जाएं कि ये बंदा कमज़ोर हो गया है तो लोग आपको सताने लगेगा, आपको परेशान करने लगेगा। ये होता है, निश्चित तौर पे ये होता है। इसी तरीके से हर्यक वंश का जो अंतिम सम्राट था कमज़ोर पड़ गया और इस कमज़ोरी का फ़ायदा अमात्य ने उठाया और उस अमात्य ने उसकी गद्दी को हड़प ली और हड़पने के बाद उसने एक नए वंश की स्थापना की जिसको हम लोग शिशुनाग वंश कहते हैं। इसी शिशुनाग वंश के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। शिशुनाग वंश हम लोग पढ़ेंगे आज। शिशुनाग वंश पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश पढ़ेंगे। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग की स्थापना शिशुनाग ने किया था और ये शिशुनाग का वंश जो संबंध है यह नाग वंश से हो जाता है। यह नाग वंश का शिशुनाग था जिसने अपने साम्राज्य की स्थापना शिशुनाग खुद के नाम से ही कर लेता है। शिशुनाग वंश इसका नाम रखा जिसका संस्थापक स्वयं शिशुनाग ही था। शिशुनाग इस साम्राज्य की स्थापना से पहले, इस स्थापना से पहले काशी का गवर्नर था। काशी का गवर्नर था। शिशुनाग जो है यह शिशुनाग वंश के सम्राट होने से पहले यह काशी का गवर्नर था। शिशुनाग यह काशी का गवर्नर था। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब यह गद्दी पर बैठा, जब यह व्यक्ति शिशुनाग जब मगध के गद्दी पर बैठा, क्योंकि शिशुनाग ने जिस वंश की स्थापना की, कोई भी आदमी जब किसी चीज़ का स्थापना करता है तो उसके अंदर टैलेंट ज़रूर होता है। अगर आप बीपीएससी टीचर कंप्लीट कर गए इसका मतलब आप टैलेंटेड आदमी हैं। अगर आप बीपीएससी सिविल सर्विस कंप्लीट कर गए तो आप टैलेंटेड हैं। इसी तरीके से है, शिशुनाग ने जब इस वंश की स्थापना की तो उसके पास योग्यता रहा और इसी योग्यता के बल पे मगध साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ अगर कहे तो सुदृढ़ता के साथ साथ इस साम्राज्य का बहुत दूर तक विस्तार भी किया। कह सकते हैं कि मगध साम्राज्य में अवंती को जीत कर मिला लिया। अवंती राज्य को जीत कर शिशुनाग ने मगध में मिला लिया। बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है मगध में मिला लिया किसने? शिशुनाग ने अवंती राज्य को। एक समय में अवंती ने वत्स पर अपना अधिकार जमाया था, मतलब वत्स अवंती के नियंत्रण में था। और जैसे ही शिशुनाग ने अवंती को जीता तो साथ ही साथ उसने क्या किया? वत्स को भी अपने मगध में मिला लिया। किसको? वत्स को। इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से तो देखिएगा मगध का अब विस्तार जो है, मगध का विस्तार जो है अब पश्चिम में मालवा तक हो जाता है।
इसका मतलब ये है कि जितना महाजनपद अब हम लोग देख रहे हैं, इस मगध के सामने किसी का हिम्मत और किसी का क्षमता नहीं है, या कोई ऐसा भी महाजनपद नहीं है, या कोई ऐसा सम्राट नहीं है जो इसका प्रतिद्वंदी बन सके। और ये बनाया किसने? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम सम्राट को गद्दी से हटाकर उसके राज्य को हड़प कर एक नए वंश की स्थापना की। और इस गद्दी पर बैठने से पूर्व शिशुनाग काशी का गवर्नर था। योग्य व्यक्ति रहा, उसके अंदर योग्यता थी, और इसी योग्यता के बल पर उसने अवंती को जीतकर अपने राज्य में मगध में मिला लिया। और एक समय में अवंती का नियंत्रण वत्स पे था। जब शिशुनाग ने अवंती को जीता तो उसके साथ साथ वत्स भी मगध में मिल गया। इस तरीके से मगध का विस्तार पश्चिमी मालवा तक हो जाता है। और जैसे ही इसकी शक्ति बढ़ती है, इसके सामने कोई भी राज्य प्रतिद्वंदी नहीं बन पाता। किसका? इसी मगध का। इसी मगध का कोई भी राज्य जो है प्रतिद्वंदी नहीं बनता है। शिशुनाग गिरिब्रज के अलावा अपना राजधानी वैशाली भी बनाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। शिशुनाग जो है गिरिब्रज मतलब राजगीर, गिरिब्रज के अतिरिक्त जो है अपना राजधानी वैशाली बनाता है। और बाद में यही वैशाली शिशुनाग वंश का प्रधान राजधानी बन जाता है। यही क्या होता है? प्रधान राजधानी बन जाता है। किसका? शिशुनाग वंश का। और शिशुनाग जो सम्राट रहता है उसकी मृत्यु 394 ईसा पूर्व में हो जाती है। 394 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसका? शिशुनाग का। और शिशुनाग के मृत्यु के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठा, जिसका नाम है कालाशोक। जिसका नाम क्या है? कालाशोक नाम है। और कालाशोक 394 बीसी से लेकर के 366 बीसी तक शासन करता है। कौन? कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से जानते हैं। कालाशोक को पुराणों में काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। किसको? कालाशोक को। कालाशोक को पुराण में काकवर्ण के नाम से जानते हैं। काकवर्ण के नाम से जानते हैं। प्रश्न पूछा गया है, काकवर्ण के नाम से जानते हैं किसको? कालाशोक को। कालाशोक ने ही अपनी राजधानी वैशाली से स्थानांतरित करके वह पाटलिपुत्र लेकर के आता है। अपनी राजधानी स्थानांतरित करके यह पाटलिपुत्र लेकर के आता है। पाटलिपुत्र। उसके बाद यह राजधानी पाटलिपुत्र ही बनी रह जाती है सभी सम्राटों के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कालाशोक के समय में सबसे इम्पोर्टेंट जो है, यानी कि बाद में कालाशोक बौद्ध धर्म को अपना लेता है। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद कालाशोक के ही शासन काल में यहाँ पे द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। यहीं पर द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब होता है? तो यह होता है 383 ईसा पूर्व में। यह होता है 383 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ पे? वैशाली में। और सम्राट कौन है? तो सम्राट कालाशोक है। कालाशोक यहीं पे, जिसको हम लोग काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं। और द्वितीय बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष बनाया गया उसका नाम है सब्बाकामी। उसका नाम क्या है? सब्बाकामी। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है,
इसमें हुआ क्या था? द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध भिक्षुओं के बीच में मतभेद पैदा हो गई, जिसके वजह से यह बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया। यहीं पर दो संप्रदायों में बट जाता है बौद्ध धर्म। एक हो जाता है अस्थाविर और दूसरा हो जाता है महासंघिक। महासंघिक हो जाएगा। इसी समय द्वितीय बौद्ध संगीति के समय ही बौद्ध भिक्षुओं के बीच में मतभेद हो जाता है और यह बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ जाती है। एक का नाम है अस्थाविर और दूसरे का नाम है महासंघिक। इसी अस्थाविर से हीनयान पैदा होता है। हीनयान इसी अस्थाविर से उत्पन्न होता है और इसी महासंघिक से महायान उत्पन्न होता है। इसी से महायान उत्पन्न होता है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे, बहुत ही बीबीआई है यहाँ पे। ये जो हम लोग अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, यह अभी जो हम लोग द्वितीय बौद्ध संगीति देख रहे हैं, यह बार बार प्रश्न पूछता है। बीपीएससी में बहुत बार पूछा है। बीपीएससी ही नहीं बल्कि भारत में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं उसके लिए अब ये समझिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ही बीबीआई है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कालाशोक को महापद्मनंद ने चाकू मार दी। महापद्मनंद ने किसको? कालाशोक को, और उनकी हत्या कर दिया महापद्मनंद ने, और मृत्यु 366 बीसी में हो जाती है। इनकी मृत्यु 366 बीसी में हो जाती है। यहाँ पे 366 बीसी में कालाशोक की हत्या किसने किया? तो महापद्मनंद जो है यह इसकी हत्या कर देता है। कालाशोक को 10 पुत्र की प्राप्ति हुई थी। कालाशोक को 10 पुत्र हुआ। कालाशोक को 10 पुत्र हुआ, जिसमें अंतिम राजा जो है पंचनक है। यानी कि शिशुनाग वंश का अंतिम जो सम्राट है उसका नाम क्या है? पंचनक नाम है। पंचनक जो 394 में इसकी हत्या हो जाती है, और हत्या होने के बाद जो अगला वंश होगा वो नंद वंश हो जाता है। नंद वंश ने इसकी हत्या कर दी पंचनक की। यानी कि कालाशोक के 10 पुत्र थे। कालाशोक के 10 पुत्र थे और उसमें अंतिम उत्तराधिकारी का नाम है पंचनक। पंचनक नाम है इसका, और इसकी हत्या 394 बीसी में हो जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंद वंश पढ़ेंगे, और नंद वंश के बाद हम लोग सीधे आएंगे मौर्य वंश में। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं नंद वंश में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।